गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम हिंदी वस्तुनिष्ठ व्याकरण सीरीज़ 9 करेंगे। यह 10वीं कक्षा की अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ व्याकरण प्रश्नोत्तरी है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, संधि का सामान्य अर्थ है जोड़ या मिलाप। संधि जिसे हम अंग्रेजी में ज्वाइनिंग कहते हैं, तो संधि का सामान्य अर्थ होता है जोड़ या मिलाप, क्योंकि दो वर्णों के मेल से ही, आपको पता है, वर्णों के मेल से इसमें परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। दो वर्णों के परस्पर समीप आने से या उनमें मेल होने से जो विकार मैंने परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए, जैसे विद्या जमा अर्थी, तो इसमें आप ये देखिए, विद्या ये है आ और ये है ए। आ और ए को मिलकर के देखिए, आ और ए के समीप आने पर दोनों का आ रूप में विकार हो गया और हमारा संधि विच्छेद के बाद संधि क्या बनी? विद्यार्थी। तो ये इधर से आपका ये वर्ण लेते हैं हम, विद्या आ और ये ए, तो आ और ए के विकार से जो शब्द अक्षर बना वो है आ, तो आ रूप में विकार हुआ और संधि हमारी बन गई विद्यार्थी। तो दो वर्णों के परस्पर समीप आने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में कई बार आया है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चौथा प्रश्न देखिए, दो स्वरों के परस्पर समीप आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए, स्वर संधि में क्या होता है कि दो स्वरों के परस्पर समीप आने से उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये देखिए, उदाहरण लिखा मैंने, रविंद्र, वी क्या है? छोटी ई, और इधर भी छोटी ई है, तो छोटी ई और छोटी ई के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वो क्या विकार उत्पन्न हुआ? बड़ी ई, और संधि क्या बन गई? रविंद्र। तो रवि जमा ई, तो छोटी ई और बड़ी ई के मेल से विकार उत्पन्न हुआ बड़ी ई और संधि बन गई हमारी रविंद्र, वै को बड़ी ई की मात्रा आ गई। तो जब दो स्वरों के परस्पर समीप आने से विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि का आपको पता है 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि यण संधि किसका उदाहरण है, स्वर संधि का या व्यंजन संधि का या विसर्ग संधि का, या अयादि संधि किसका भेद है, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का। तो ध्यान रखिएगा, स्वर संधि के ही केवल 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इन संधियों पर विस्तार से चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। छठा प्रश्न देखिए, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन के आ जाने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में तो स्वर और स्वर आपस में मिलकर के विकार उत्पन्न हुआ था, लेकिन व्यंजन संधि में क्या है कि व्यंजन के आगे, व्यंजन आपको पता है ना, क ख ग, व्यंजन के आगे स्वर ए आ, स्वर या व्यंजन के आने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, उदाहरण दे रखा है, जगत जमा ईश, तो ये क्या है? त, ये क्या है? बड़ी ई, तो त और ई के मेल से बड़ी ई बन गई जगदीश। ठीक है, जगत जमा ईश, तय और ई विकार उत्पन्न हो गया, बड़ी ई बन गई और संधि बन गई हमारी जगदीश। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपसे किसी संधि की परिभाषा पूछेंगे, सोदाहरण, तो आप संधि की परिभाषा ऐसे लिखिए, आसान तरीके से बना करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए और उदाहरण दे दीजिए, जगत जमा ईश जगदीश। 7वां प्रश्न देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा। व्यंजन संधि में क्या था? व्यंजन के बाद जो है स्वर या व्यंजन आएगा। ठीक है, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आ जाने से जो विकार उत्पन्न होगा वो आपका व्यंजन संधि, और स्वर, दो स्वरों के आपस में परस्पर समीप आने से जो उनमें विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि। और विसर्ग संधि में क्या है कि विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन के आने से उनमें परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे मन है जमा स्थिति, तो मन है, विसर्ग के बाद क्या आया? ये आपका स्थिति और मनोस्थिति बन गया, ओ बन गया।
ठीक है। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से, स्वर या व्यंजन के आने से क्या बन गया, मन है जमा स्थिति, ठीक है। तो मनोस्थिति विकार उत्पन्न हो गया, ई छोटी ई थी स्थिति, और यहाँ पे ये ओ बन गया, इसके विकार उत्पन्न होगा, ये ओ बन गया, एक औ होता है एक ओ होता है, तो ये आपकी संधि बन गई मनोस्थिति। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से उसमें जो परिवर्तन हुआ उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, संधि और समास में मुख्यतः अंतर क्या होता है। तो संधि और समास में मुख्यतः अंतर होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। जैसा कि आपको परिभाषा से भी क्लियर है कि दो वर्णों के परस्पर मेल होने से उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और जब समास की परिभाषा करते हैं तो विभिन्न शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की क्रिया समास कहलाती है। तो समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। 9वां प्रश्न देखिए, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। परीक्षा में पूछा गया है पर्यायवाची शब्दों का अन्य नाम क्या है। तो पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, अर्थात समान अर्थ देने वाले शब्द। जब अनेक शब्द एक ही अर्थ का बोध कराते हैं तब वे सभी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जब कई शब्द मिलकर के एक ही चीज़ का आपको बोध कराएं तो आप समझ जाइए कि वह पर्यायवाची शब्द है। जैसे आपको पता है आँख, आँख को हम नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, दृग भी कहते हैं। तो शब्द तो अलग अलग हो गए, आँख, नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग, लेकिन वो एक ही चीज़ का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? आँख का। समझ गए आप? तो पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। 10वां शब्द देखिए, विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। अर्थात जब कोई शब्द किसी अन्य शब्द से उल्टा अर्थ देता है तो उसे हम विलोम कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम एंटोनियम कहते हैं। जब कोई शब्द उल्टा अर्थ देता है, जैसे गोरा, काला, मोटा, पतला, आगे, पीछे, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसका जब ऑपोजिट, जब उसके विपरीत अर्थ दे तो आप समझ जाइए वो विलोम शब्द है या विपरीतार्थक शब्द है। परिभाषा को आप ध्यान में रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से परिभाषा महत्वपूर्ण होती है। 11वां प्रश्न देखिए, वे शब्द जिनके सामान्यतः एक से अधिक अर्थ निकलते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी, अनेक अर्थों वाले शब्द। जैसे आपका शब्द है अंबर, अब अंबर हम आकाश को भी कहते हैं, अंबर हम वस्त्रों को भी कहते हैं। जैसे आपका है और बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कनक है, कनक हम गेहूं को भी कहते हैं, कनक हम धतूरे को भी कहते हैं, कनक हम सोने को भी कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिनके एक शब्द के कई अर्थ निकलते हों, तो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, अनेक अर्थों का बोध कराने वाले शब्द। 12वां प्रश्न देखिए, उपसर्ग। उपसर्ग आपको पता है बड़ा महत्वपूर्ण है। उपसर्ग एक प्रकार के शब्दांश होते हैं। तो ये वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विलोम कर देते हैं। उपसर्ग अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परिभाषा भी ध्यान में रखिएगा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विलोम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये देखिए मैंने शब्द दिया है यहाँ पे, शब्द है आपका अपमान। तो इसमें दो चीजें हैं, देखिए अप इसमें जो है उपसर्ग है और मान जो है शब्द। तो वास्तव में शब्द हमारे पास है मान, जब हमने इसमें उपसर्ग लगाया, उपसर्ग क्या है? ये अप, ये क्या है? शब्दांश है, शब्द का अंश है। तो ये शब्द के किसके आगे लगा है? मान के आगे लगा है। तो मान के आगे लगते ही एक नया विलोम उत्पन्न हो गया, एक नया ही शब्द बन गया, अपमान। मान का मतलब था सम्मान, अपमान का मतलब था जब आपका सम्मान ना हो। तो जो शब्दांश, ये शब्दांश शब्द के आरंभ में लगकर उसका अर्थ उल्टा कर देते हैं या विलोम कर देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा में संस्कृत के 22 उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी में संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं जो प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हिंदी भाषा के अंदर संस्कृत के 22 उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के उपसर्ग भी प्रचलित हैं। जैसे आपने उर्दू फारसी के देखे होंगे बेखटके, बाकायदा। अंग्रेजी का आपने देखे होंगे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर,
ठीक है, वाइस चांसलर, ये अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। और संस्कृत के 22 उपसर्ग इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी विस्तार से चर्चा अगले लेक्चर्स में करेंगे, जैसे अधि है, उप है, बहुत सारे ऐसे 22 उपसर्ग हैं, 22 ऐसे शब्दांश हैं जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्योंकि हिंदी की जननी आपको पता है संस्कृत मानी जाती है, तो संस्कृत की बहुत सारे शब्दावली का, बहुत सारे उपसर्ग का, प्रत्यय का हिंदी के अंदर कहीं ना कहीं चलन है। 14वां प्रश्न देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए उपसर्ग क्या था, ये शब्दांश शब्द के आरंभ में लगते हैं, और प्रत्यय क्या है, ये शब्दांश शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं। तो देखिए शब्द है आपका बूढ़ा, हमने इसमें प्रत्यय लगा दिया आपा, ये आपा प्रत्यय है, और नया शब्द क्या बन गया, बुढ़ापा। तो हम यहाँ तो बूढ़े की बात कर रहे थे, लेकिन उसका अर्थ परिवर्तन होते इसमें भाववाचक संज्ञा बन गई बुढ़ापा, बूढ़ा जमा आपा, बुढ़ापा। तो इस प्रकार से ये वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये भी ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। 16वां प्रश्न देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद वास्तव में शब्द ही होते हैं, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उन्हें हम पद कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, और वाक्य से बाहर रहकर पद केवल शब्द ही कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब शब्द वाक्य से बाहर स्वतंत्र रूप से रहता है तो उसकी पहचान शब्द के रूप में होती है, और जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ शब्द लिखे, तालाब, कमल, फूल, खिलना, ये सारे के सारे अपने आप में स्वतंत्र शब्द हैं, लेकिन जब हम इनको वाक्य में पिरो देते हैं तो ये पद बन जाते हैं। देखिए मैंने वाक्य में पिरो दिया, तालाब में कमल के फूल खिलते हैं। अब ये देखिए इसमें ये तालाब शब्द था, अब यहाँ आकर के ये पद बन गया। ये कमल स्वतंत्र शब्द था, यहाँ आकर के पद बन गया। फूल यहाँ स्वतंत्र शब्द था, यहाँ आकर के ये पद बन गया। तो वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वे पद कहलाते हैं, और जब ये शब्द वाक्य से बाहर रहते हैं तो इनका अर्थ होता है केवल शब्द। तो इनकी पहचान शब्द के रूप में होती है, और जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनकी पहचान पद के रूप में होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इस अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैंने आपको जो है वस्तुनिष्ठ व्याकरण कराने का प्रयास किया, और मैं समझता हूँ ये अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस बार वार्षिक परीक्षाओं में 40 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ पूछने का सरकार की ओर से और बोर्ड की ओर से ये प्रावधान रखा गया है कि 50% जो है सिलेबस वस्तुनिष्ठ होगा। तो मुझे लगता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी आपके अधिक काम आएगी, और व्याकरण इतने संक्षिप्त रूप से आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय होता है और संक्षिप्त रूप से समझा पाना बड़ा कठिन कार्य होता है। लेकिन मैंने फिर भी अपनी तरफ से प्रयास किया है कि संक्षिप्त रूप से आप लोगों को व्याकरण समझा सकूं। और मैं आदरणीय शिक्षकगणों से भी निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ, ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।